Hello, good morning. Welcome back to our channel Saguntlam Academy for you. First of all, I would like to introduce myself. I am your mentor. My name is Aman Saguntlam. I have done my BE from UIT PU. I have 4 years of teaching experience and I also worked with Ellen Coaching Institute. Let's begin. This is your lecture number 0 of physics. In this video tutorial, we will learn about introduction to physics and the syllabus of class 11 physics. What is physics? फिर अगर हमें फिजिक्स को सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। इसीलिए फिजिक्स को समझने से पहले हमें नेचर और नेचुरल फिनोमिना को समझना पड़ेगा। जब तक हम नेचर और नेचुरल फिनोमिना को समझ नहीं पाएंगे तब तक हम फिजिक्स को क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेचर एंड फिजिक्स को। हम लोग अपने आसपास में बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना को डेली बेसिस पे नोटिस करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, व्हाई इट हैपेंस। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अर्थ जो है सो सन के अराउंड और मून जो है सो अर्थ के अराउंड रिवोल्यूशनरी एज वेल एज रोटेशनरी दोनों मोशन करते हैं। तो आखिर ये जो मोशन हो रहा है इनके पीछे क्या लॉजिक है, ये मोशन क्यों हो रहा है। उसके बाद अगर हम दूसरे एग्जांपल्स की बात करें, जो छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि व्हेन वी रब टू ऑब्जेक्ट्स देन दे बिकम्स हॉट। अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो वो हॉट हो जाते हैं। इनके पीछे क्या कारण है। और द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन एंड द न्यूक्लियस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। जैसा कि सन को बारे में सभी लोगों को पता है, सन जो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होने के कारण इसके पीछे कहाँ से एनर्जी आ रही है, इसके पीछे का क्या रीजन है, ये सभी क्या है, हमारे नेचुरल फिनोमिना है। इन सभी चीज़ों को समझना, उसको ऑब्जर्व करना और उनके बेसिस पे अपना थियरी बनाना ही हमारा फिजिक्स है। तो फिजिक्स बेसिकली करता है क्या है, नेचुरल फिनोमिना को ऑब्जर्व करता है और उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे थियरी बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स जो है एक डोरेमोन की तरह काम करता है। अब आप बोलोगे डोरेमोन की तरह काम क्यों करता है, क्योंकि आप लोगों ने डोरेमोन सीरियल देखा होगा जिसमें नोबिता नोबिता जब कभी भी प्रॉब्लम में होता है तो डोरेमोन क्या करता है, उसकी हेल्प करता है, उसे गैजेट प्रोवाइड करता है। बिल्कुल उसी तरह से फिजिक्स हमारे लिए काम करेगा। क्यों, जो भी नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, या हो सकता है कुछ नया फिनोमिना कल होकर के अकर करे, तो इन सभी चीज़ों को फिजिक्स क्या करेगा, केयरफुली वॉच करेगा और उसके बेसिस पे अपना एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देगा। और उन थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे हम लोग उस नेचुरल फिनोमिना को क्या कर पाएंगे, रिवील कर पाएंगे। तो हम कह सकते हैं फिजिक्स एक्ट्स एज डोरेमोन विच ट्राई टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ नेचर। इन दिस वे वी कैन से दैट फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। बेसिकली जो हमारे नेचर में जितने भी फिनोमिना अकर कर रहे हैं वो किसी न किसी बेसिक लॉ के अकॉर्डिंग होते हैं। तो फिजिक्स का बस यही काम है कि उस लॉ को, जिस लॉ के अकॉर्डिंग वो नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं, उनको रिवील करे, उनको ऑब्जर्व करे। अब हम बात करेंगे कुछ नेचुरल फिनोमिना के बारे में, जैसे कि द ऑर्बिटिंग ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। इस पिक्चर से ये क्लियर हो रहा है कि मून और अर्थ के बीच में कुछ ऐसा बाइंडिंग फोर्सेस हैं जो मून को अर्थ के अराउंड मोशन करने के लिए मजबूर कर रहा है। और आप सभी लोगों को ये बात पता है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वही मून और अर्थ के बीच में एक मजबूर करता है किसको, मून को रिवॉल्यूशनरी मोशन करने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम अ ट्री, अगर एप्पल जो है सो ट्री से गिर रहा है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है ये हर किसी को पता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ही कमाल है। उसके अगर हम बात करें टाइड्स इन अ सी ऑन अ फुल मून नाइट, जो पूर्णिमा की रात होती है, पूर्णिमा की रात को समुद्र में बड़े बड़े टाइड्स प्रोड्यूस होते हैं। इन सभी के पीछे जो है सो लॉजिक क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी ये हमें मालूम है तो हम बोल देंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही इनके पीछे एक कारण है जिसकी वजह से ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं। लेकिन कुछ अलग तरह के इवेंट्स होंगे जिनके बारे में हमें नहीं पता है, तो उनके बारे में पता लगाना, उनका थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन देना ही फिजिक्स का काम है। जिनका नाम है डॉक्टर आर.पी. फेनमैन। उनका क्या कहना है फिजिक्स के बारे में, नेचर के बारे में देखते हैं। उनका कहना है कि नेचर जो है एक चेस गेम की तरह है और हम लोग जो है उस चेस गेम के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। जैसा कि जो नेचर है वो एक चेस गेम की तरह है और हमें उस चेस गेम के बारे में कुछ नहीं पता है। हमें सिर्फ ये कहा गया है कि आप इस गेम को वॉच कर सकते हो। और हम जब इस गेम को प्रोलॉन्ग वॉचिंग करते हैं, जब हम बहुत लंबे समय तक इस गेम को वॉच करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ इस गेम के बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा कि हाँ, हो सकता है ये लेमडा का मूवमेंट कुछ ऐसा होगा, हाथी कुछ इस तरह से मूवमेंट करेगा, ये आपका हॉर्स जो है सब कुछ इस तरह से मूवमेंट करेगा। लेकिन हमें इस गेम के बारे में पूरी तरह से नॉलेज नहीं है।
जब कुछ समय देर के बाद हमें कुछ ना कुछ इसके बारे में नॉलेज हो आता है, और जो नॉलेज होता है उसी के बेसिस पे हम बोलेंगे कि अगला मूवमेंट ऐसा होगा, फिर नेक्स्ट मूवमेंट इस तरह का होगा। लेकिन कभी भी इस चेस गेम में कुछ नया तरह का मूवमेंट हो आता है, तो उस टाइम पे हम सरप्राइज हो आते हैं कि ये मूवमेंट कैसे हुआ, क्योंकि अभी तक हमने उस तरह का मूवमेंट देखा नहीं है। तो अगर कुछ नया ये मूवमेंट होता है तो हम सरप्राइज हो आते हैं। तो उसी के बारे में कहा गया है डॉक्टर आर.पी. फेनमैन के द्वारा, द नेचर अराउंड अस इज लाइक अ बिग चेस गेम प्लेड बाय द नेचर। द इवेंट्स इन द नेचर आर लाइक द मूव्स ऑफ द ग्रेट गेम। We are allowed to watch the events of nature and guess at the basic rules according to which the events takes place. We may come across new events which do not follow the rules guessed earlier, and we may have to declare the old rules inapplicable or wrong and discover new rules. यहाँ पे कहा गया है कि अगर कभी भी कुछ ऐसा न्यू मूवमेंट होता है, कुछ नया ऐसा इवेंट्स अकर हो रहा है जो हमारे पुराने वाले जो हम थियरी बनाए हैं उस थियरी के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने थियरी बनाया हुआ है कि इसका मूवमेंट इस तरह का होगा या पर्टिकुलर ये मूवमेंट इस तरह से होता है, उस चीज़ों को हमें रॉन्ग करना पड़ेगा, इनएप्लीकेबल हो जाएगा। उस टाइम पे हमें कुछ नए डिस्कवरी करने पड़ेंगे, नए रूल्स को खोजना पड़ेगा, जो नया रूल आने वाले उस फिनोमेना को क्या करे, एक्सप्लेन कर पाए। जैसे कि आप लोगों को पता है कुछ साइंटिस्ट हैं जैसे कि आर्यभट्ट, न्यूटन, आइंस्टीन और फैनमैन, इन लोगों ने अपने टाइम के बहुत ही बड़े फिजिसिस्ट थे, बिकॉज अपने टाइम में जो भी अवेलेबल थे ऑब्जर्वेशन उसके बेसिस पे अपना रूल्स दिया, फिजिक्स का लॉज दिया। लेकिन इन द फ्यूचर अगर कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसा इवेंट्स अकर करे जो इनके द्वारा दिया हुआ थियरी को एक्सप्लेन ना कर पाए या उस थियरी के अकॉर्डिंग ना हो, तो क्या करना पड़ेगा, उनकी रूल्स को गलत साबित करके फिर हमें न्यू रूल्स का डिस्कवरी करना पड़ेगा। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट इज रियल, कि no one has been given the authority to frame the rules of physics. We only discover the rules that are operating in nature. Arifat, Newton, Einstein or Feynman are great physicists because from the observations available at that time, they could guess and frame the laws of physics which explain these observations in a convincing way. But there can be a new phenomena any day, and if the rules discovered by the great scientists are not able to explain this phenomena, no one will hesitate to change this rule. अगर भविष्य में कुछ ऐसा फिनोमेना आता है जो पहले द्वारा दिए गए थियरी के अकॉर्डिंग ना हो, तो हमें उस थियरी को क्या करना पड़ेगा, रॉन्ग प्रूव करना पड़ेगा, चाहे वो थियरी किसी के द्वारा क्यों ना दिया गया हो, वो आर्यभट्ट जी के द्वारा दिया गया हो या फिर न्यूटन के द्वारा या फिर आइंस्टीन या फिर फेनमैन। हमें उसे रॉन्ग प्रूव करके फिर न्यू थियरी की जरूरत पड़ेगी जो उस आने वाले इवेंट्स को क्या करेगा, एक्सप्लेन कर पाएगा। ये सब था इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स के बारे में। अब हम बात करेंगे क्लास 11th के फिजिक्स के सिलेबस के बारे में कि क्लास 11th के फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो क्लास 11th का जो फिजिक्स है इसे हम 5 वॉल्यूम्स में डिवाइड किए हुए हैं। 5 वॉल्यूम इन द सेंस कि आप ये समझ लो कि आपको 5 बुक पढ़ना है। 5 बुक कौन कौन से आएंगे, पहला जो आएगा वॉल्यूम नंबर 1, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्टरी फिजिक्स के बारे में। जो वॉल्यूम नंबर 2 होगा वो होगा हमारा मैकेनिक्स 1, वॉल्यूम नंबर 3 मैकेनिक्स सेकेंड, एंड उसके बाद आएगा आपका वेव्स, एंड उसके बाद आएगा आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो हम लोग देखेंगे बारी बारी से धीरे धीरे अपकमिंग क्लासेस में कि कैसे कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं इन सब चीज़ों को। अगर हम बात करें इंट्रोडक्टरी फिजिक्स की, तो इंट्रोडक्टरी फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के बारे में, फिर देखा जाएगा फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बारे में कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बीच में क्या रिलेशन है, देन बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे वेक्टर्स, यूनिट एंड डायमेंशंस, एयर एंड मेजरमेंट्स। ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो फिजिक्स में हर जगह यूज पढ़ेंगे, इसीलिए इसको हम रखे हुए हैं इंट्रोडक्टरी फिजिक्स के अंदर। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इंट्रोडक्टरी फिजिक्स वी विल मूव टू मैकेनिक्स 1। मैकेनिक्स 1 में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मोशन के बारे में। अब मोशन को भी डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन एंड लॉज ऑफ मोशन। जो मोशन इन 1 डायमेंशन या फिर मोशन इन 2 डायमेंशन है, ये बेसिकली काइनेमेटिक्स का पार्ट है, और ये आपका लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, ये सारे आपको डायनेमिक्स का पार्ट है। तो लॉज ऑफ मोशन हो गया, उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर, फिर आएगा आपका सर्कुलर मोशन, एंड देन सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स एंड कोलिजन। ये सारे हमारे मैकेनिक्स 1 के पार्ट हैं। जब हम मैकेनिक्स 2 की बात करेंगे तो मैकेनिक्स 2 में हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन, उसके बाद आएगा आपका ग्रेविटेशन, और इनके बाद आएगा आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सारी चीज़ के अंदर आने वाले हैं।
उसके बाद आएगा आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, और जब सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग मूव करेंगे वेव्स की तरफ। तो वेव्स में हम लोग पढ़ेंगे वेव मोशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, एंड देन आएगा आपका साउंड वेव्स। इसके अंदर एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स या फिर लाइट वेव्स। वो जो है सो हमारा 12th क्लास का पार्ट है, इसीलिए उसे हम क्लास 12th में कवर करेंगे। उसके बाद आएगा आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये है लास्ट वॉल्यूम, जिसके अंदर आएगा आपका थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फिर आएगा आपका लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड देन आएगा आपका लास्ट यूनिट जो है कैलोरीमेट्री एंड हीट ट्रांसफर। ये सारे जो हैं सो हमारे क्लास 11th के पार्ट हैं। जो हमारा अपकमिंग क्लासेस होगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे, उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के बारे में, जिसमें जो पहला स्टार्ट होगा आपका बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। और बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन एंड देयर टाइप्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन, कैलकुलस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे दो चीज़ें, एक है डिफरेंशिएशन और उसके एप्लीकेशंस, फिर आएगा आपका इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ ग्राफ्स, जो ग्राफ हमारे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज पढ़ेंगे, उन सभी ग्राफ्स को पढ़ेंगे। और इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा धीरे धीरे करके फिजिक्स का जर्नी। तो अभी के लिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू।